कि अंग्रेजों का जो भारत पर है साम्राज्य का विस्तार है, जो मैं एक बार तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या कर। ये हमारे भारत का मानचित्र है। यहाँ कौन सा किला स्थापित किया था? फ्रंटियर किला स्थापित किया था। उसके बाद हमने मैसूर पढ़ा। मैसूर मेरे बच्चे किसका प्राचीन नाम है? कर्नाटक का है। उसके बाद जो है मराठे आएंगे, मराठे आएंगे। वो हम मराठे पहले सिख पढ़ के फिर मराठे करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे, पहले हमारी इसकी क्लास हो चुकी है। यहाँ सिख आ जाएंगे। सिख में हमने टॉपिक शुरू किया था, हाँ जी, सिखों का उदय। इसमें हमने पढ़ा कि सिख जो धर्म कब से शुरू हुआ। तो इसमें हमने गुरुओं की बात कर ली थी। फर्स्ट गुरु, गुरु नानक देव जी। सेकंड गुरु अंगद देव जी। थर्ड गुरु अमरदास जी। और फोर्थ गुरु रामदास जी। और पांचवें गुरु अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी। छठे गुरु हरगोविंद था या हरराय था? हरगोविंद था, हरगोविंद था। फिर कौन था मेरे? सातवां हरराय था, हरराय जी। उसके बाद कौन था आठवां? हरकृष्ण था। उसके बाद नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद 11वें गुरु, परंतु 11वें गुरु माना नहीं गया है। 10 गुरु हुए सिख धर्म में, परंतु बोला जाता है बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। ठीक है। 2 मिनट में तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या तुम्हें करना है। गुरु नानक मेरे बच्चे, इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था, लंगर जो व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है। इनका जन्म जो हुआ है कब हुआ? 1469 में। कहाँ हुआ है? तलवंडी में हुआ है, जिसे क्या बोला जाता है? ननकाना साहिब बोला जाता है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे अंगद देव जी, इन्होंने जो क्या किया मेरे बच्चे, इस लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया। लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। और इसने और क्या बनाया? आदि ग्रंथ की स्थापना। आदि ग्रंथ है में किन के उपदेशों को? नानक जी के उपदेशों का इंक्लूड किया। उसके बाद है मेरे बच्चे इसने अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि शुरू की थी। गुरुमुखी लिपि जो शुरू की थी वो किसने की थी? अंगद देव जी ने।
लिख लिया मेरे बच्चे? आगे देखो, अमरदास जी, क्या पढ़ा अमरदास जी के बारे में? अकबर के समकालीन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इनकी जो बेटी है बीबी भानी, इस बीबी भानी को अकबर ने मेरे बच्चे, हाँ जी, 500 एकड़ जमीन दी थी। किसने? अकबर ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? पत्नी है। और रामदास जो इसी जो क्षेत्र में रामदासपुर शहर बसाया, और एक क्या मेरे बैठेगा? बेटा ही उस गद्दी पे आएगा। उसके बाद है मेरे बच्चे अर्जुन, क्या में पूछा जाता है, इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं तुमसे, ये याद रखना। पांचवें गुरु है। और अर्जुन देव जी ने क्या किया मेरे बच्चे? आदि ग्रंथ जो किसने? अंगद देव जी ने। आदि ग्रंथ में उन्होंने कबीर और वेदास के विचारों को इंक्लूड करवाया। इंक्लूड कराने के बाद अगर बात करें मेरे बच्चे हरगोविंद बजाने की
उसके बाद लिखो मेरे बच्चे हरकिशन, ये भी किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। इसने ना अपने भाई राम राय से अपनी गद्दी के लिए संघर्ष किया था, मतलब युद्ध किया था। राम किशन ने गद्दी के लिए अपने भाई राम राय से संघर्ष किया मेरे बच्चे, युद्ध किया। हरकिशन ने गद्दी के लिए अपने भाई राम राय से संघर्ष किया था। उसके बाद है मेरे बच्चे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर का एक दिन मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया था। हाँ जी, और बताओ। जीटी रोड पड़ता है, और बताओ। हाँ जी, और बताओ। लिखो मेरे बच्चे गुरु तेग बहादुर। मेरे बच्चे पहला तो ये लिख लो, कौन से गुरु है? नौवें गुरु है, याद रखना मेरे बच्चे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु है? नौवें गुरु है। इसका मेरे बच्चे इसी के नाम पे, जैसे मेरे बच्चे गुरु से जी आएगा, बातें नहीं, आवाज आ रही है, तेग से टी आएगा मेरे बच्चे, और बहादुर से बी आएगा, जीटीबी रोड, जीटीबी स्टेशन। पढ़ने जाते हैं में सफर करते हो तो इस जीटीबी स्टेशन उतरना होता है तुम्हें, और फिर जो है रिक्शा वगैरह लेके मुखर्जी नगर पहुंच जाते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये कहां पड़ता है? दिल्ली में। तो याद रखना मेरे बच्चे, किसके नाम पे है? गुरु तेग बहादुर के नाम पे इसका नाम है रखा गया है। ठीक है, अरे क्लियर है? उसके बाद जो मेरे बच्चे इस गुरु तेग बहादुर की जो हत्या करवा, दी मेरे बच्चे, इसका जो शीश काट दिया था। गुरु तेग बहादुर का क्या कटवा दिया था औरंगजेब ने? शीश कटवा दिया था। इस शीश को मेरे बच्चे जो है दिल्ली में जो है लटकवा दिया था इसे, और वहां शीशगंज गुरुद्वारा है। तो इसी के द्वारा कौन से गुरु के नाम पर बनवाया गया? गुरु तेग बहादुर। क्लियर है मेरे बच्चे? बस इसके बारे में ये दो बात क्लियर। उसके बाद नौवें गुरु है, ये तुम हरियाणा जीके में अलग पढ़ते हो भी, इनका जो गुरुद्वारा अलग अलग है। ठीक है, 10वें गुरु लिखो, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अभी मेरे बच्चे पीछे जो है दिसंबर का महीना गया था, तब हमने किया था अभी गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार दे दी थी। देखो गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु, 10वें नंबर के गुरु मैंने यहाँ लिख दिया है। अंतिम गुरु थे सिख धर्म के, अंतिम गुरु पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है नॉर्मल, तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे मेरे बच्चे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी?
99 में की थी। और ये अपने आप को सच्चे पातशाही कहते थे। गुरु गोबिंद सिंह अपने आपको सच्चे पातशाही कहते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सच्चे पातशाही कहने वाले गुरु कौन थे, तो गुरु कौन थे मेरे बच्चे? गुरु गोबिंद सिंह थे। इसकी एक आत्म कथा मेरे बच्चे, विचित्र नाटक। गुरु गोबिंद सिंह की एक आत्म कथा है। ये मैंने तुम्हें करवाया है क्या? नहीं करवाया ना? देखो, आत्म कथा विचित्र मैंने कहीं करवाया है, ये अभी याद आ रहा है। विचित्र कथा, इसकी आत्म कथा है, क्या है? विचित्र है कथा मेरे बच्चे, कथा है मेरे बच्चे ना। पहले तो लिखे गए हैं ना, वो एक कथा लिखी गई है, उस पर नाटक पेश किया गया। विचित्र नाटक का एक संग्रह बनाया गया, उसके ऊपर जो है फिर नाटक तो किया जाता है, हमारे द्वारा, लोगों द्वारा दिखाया जाता है। देखो मेरे बच्चे आगे, गुरु गोबिंद सिंह की 1708 में गुल खां पठान के द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1708 में औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद जो है, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 7 में। 8 में किसकी हत्या कर दी गई? गुरु गोबिंद सिंह की कर दी गई, गुल खां पठान द्वारा 1708 में बच्चे। इन्होंने मेरे बच्चे जो खालसा पंथ पहले तो बताओ, खालसा पंथ होता क्या? सारा सुन रखा है, जानते हो? बताओ रे, कुछ इधर पंजाब एरिया से भी आते हैं, गुरुद्वारे में तुम जाते हो, हम तो कभी कभी बाहर से देखा है भी गुरुद्वारा है। तुम्हारी लैंग्वेज में बताओ। वेरी गुड वेरी गुड भाई। जो तुमने देखा होगा जिसपे ये झाड़ू से जो हवासी दे रहे होते हैं, वो यहाँ ग्रंथ रखे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? खालसा पंथ। सुनो मेरे बच्चे, देखो मतलब हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो हजारों देवी देवता ही रखता है। सिख धर्म में तुमने देखा होगा एक ही मानते हैं, उस खालसा पंथ को ही सब कुछ मानते हैं। बच्चा पैदा हो तब भी वहां जाते हैं, जन्म मतलब जब मतलब मृत्यु हो तो वो वहां अपना जो है भंडारा वगैरह दे के आते हैं। उसके बाद जो है अगर शादी हो तो उसी के चारों ओर अपने फेरे लगा के वो अपने आप को जो है शादीशुदा मान लेते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के जो हिंदू धर्म में अलग अलग जो पड़पच किए जाते हैं, पड़पची बोलते हैं, अलग अलग जो है, हम बच्चे हो उसके पता नहीं कहाँ जाए, शादी हो तो घर में ही, मतलब तो उनकी एक मैंने बहुत अच्छी बात है। दूसरी उनके यहाँ जो मेरे बच्चे देखो प्रॉपर तरीके से हर कोई सर ढक के जाता है, हर कोई जाता है ना सर ढक के। और हमारे क्या होता है, सिर्फ उनके जब शादी हो रही है तो सारे जेंट्स और लेडीज सब, लेडीज की दुपट्टा होता है और जेंट्स जो है मेरे बच्चे रुमाल वगैरह मान लेते हैं। तुमने देखा हो कितना अच्छा गाना है। दूसरा मेरे बच्चे वहां ऐसे फैशनेबल वहां नहीं जाते, वहां जो शादी होती है वो सूट में होती है, ना कि घाघरे में। वहां वो जो फेरी लगाते हैं ना, वहां घाघरे में नहीं होती शादी, आपने देखा होगा। बाद में शौकीन के तौर पे यहाँ पहन लिया जाता है सिख धर्म में, परंतु वैसे वहां कोई परंपरा नहीं है, सूट में, सिंपल सूट में शादी होती है। मतलब उनकी व्यवस्था देखो कितनी अच्छी उन्होंने की है। मतलब एक अभी तो लोग है ना उसको ज्यादा बढ़ा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया। बात तो सारी पैसे की है, जब पैसा लोगों के पास ज्यादा आता है लोग जो है पड़पच ज्यादा करने लगते है ना। अरे अपने तरीके से अगर बोले तो ज्यादा दिखावा करने लग जाते हैं मेरे बच्चे। जब पैसे नहीं थे तो सिंपल था, बिल्कुल सिंपल, कोई खर्चा नहीं है, अच्छा काम था ना। और जैसे मेरे बच्चे अगर देखें इस्लाम धर्म में तो वो मस्जिद में जाते हैं, इतना हमारा नहीं करते, वो एक ही मानते हैं।
हम ही हैं जो अलग अलग, हमारे हनुमान जी अलग है, शिव जी अलग है, रामदेव जी अलग है, माताएं अलग है, और सोचे तो मेरे बच्चे सब कुछ एक ही है। और वहां जो वो ये खालसा पंथ लिखा रखा है ना, वो एक जो है पार्ट रखा होता है, वो बुक्स रखी होती है, बुक्स है उसके नीचे। बुक्स क्या है मेरे बच्चे? आदि ग्रंथ है, वो ग्रंथ है वो, जिसमें हर किसी के, रामायण भी उसी में है, महाभारत भी उसी में है, कबीर दास के दोहे भी उसी में है, रेदास के दोहे उसी में है, और उन गुरुओं की वाणी भी उसी में है। ये नहीं है सारी सिख धर्म की है, सारों को इंक्लूड किया है वहां इकट्ठा, फिर उसको खालसा पंथ कहा है। और गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा भी इसके बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना करके ये बोला भी आज के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आया? तब ध्यान रखना, वहां वो, और जब वो पढ़ रहे होते हैं, वहां बैठा होता है सिख जो पढ़ रहा होता है, वो वाणी पढ़ रहा होता है इन्हीं की, कबीर दास की, रेदास की, जो है मेरे बच्चे यही महाभारत रामायण, उनके बारे में वो बताता है कि कैसे उनसे निकलने का। और तुम सोचो हमारे पास होते हुए भी हम नहीं पढ़ते। हिंदू धर्म में देखा तुमने महाभारत रामायण पढ़ी हो? कबीरदास सिक्का नहीं था, कबीरदास, रेदास भी नहीं था, उनके तो गुरु हुए ना सिख के, तो बाकी तो सारे इधर भी हैं, हिंदू में आए हैं, फिर भी उनके वहां पढ़े जाते हैं। तो मेरे बच्चे ये तुम्हारे कॉमन सेंस काम करनी चाहिए भी। अगर तुम मतलब, मेरा ये नहीं है तुम्हें इन चीजों से अलग करना है, मेरा ये मतलब है भी तुम कर्म अच्छे करो। उन अब ये क्या देते हैं ना भाई, प्रसाद चढ़ाना नहीं होता। प्रसाद हम जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, प्रसाद दे चढ़ाते हैं, दिया बाती करते हैं, उनका मीनिंग कोई मीनिंग नहीं है, ये हमने चलाया है। तुमने देखा होगा अभी जो एक जो शिव वो होता है ना रे, शिव वाली कथा पढ़ता, वो क्या नाम है उसका, प्रदीप मिश्रा, उन्होंने कहा है भी शिव जो शिवलिंग होता है उस पे आप ना आंकड़े के जो फूल होते हैं वो चढ़ा दो, और जो है काले तिल चढ़ा दो, 10 दिन में जो तुम मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। प्रैक्टिकल करके देख लेना, जो कर्म में लिखा है वही मिलेगा। हमारे विचार ही शुद्ध नहीं है तो मेरे बच्चे आंकड़े के फूल पूरा आंकड़ा ही चढ़ा दो, चाहे कोई वो थिंकिंग, ये इन चीजों से निकलो तुम। ये तुम्हें घुमा रहे हैं मेरे बच्चे, सोशल मीडिया ना इतना घुमाता है। मैंने तुम्हें कहा यूट्यूब जब भी खोलोगे, कोई भी खबर देनी हो, नॉर्मल खबर देनी हो, तो ये कहेगा धमाका, कहेगा नहीं कहेगा, और धमाका ना कहे तो तुम देखते नहीं, और तुम्हें पता ही है इसके पीछे कुछ भी नहीं, फिर भी जाते हो। अरे जाते हो ही नहीं जाते? धमाका तो इधर ईरान में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, इजराइल में इधर हो रहे हैं धमाके, तो वो है धमाके। तो मेरे बच्चे तुम्हें ये ध्यान रखना है। इन चीजों से मैं ये तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बता रही भी तुम्हारी समझ पैदा हो, तुम सोशल मीडिया पर ना भटको। मान लो तुमने जो प्रदीप मिश्रा कहे, मैं प्रदीप मिश्रा की मतलब मैं ये कहती हूँ, अगर मतलब कई बार कहते हैं ना बच्चे भी चले जाते हैं तो सवाल भी कर लेंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ भी इतनी जनता को इतना गुमराह मत करे। जनता बहुत, हमारी 141 करोड़ जनता है हमारी देश की। इन जनता को जो है मेरे बच्चे ये क्यों आते हैं, ये इसलिए आते हैं, इस जनता को कहीं सेट करके रखना भी तो जरूरी होता है। कोई प्रदीप मिश्रा के पीछे भाग रहा है, कोई जो है अभी जो प्रेमानंद महाराज जो है इधर, प्रेमानंद महाराज सही है, वो ऐसे कोई ज्यादा नहीं बताते उनके, हाँ उनको वो सही गुरु है, मतलब कहने में गुरु तो सारे ही सही है, मगर तो जनता को घुमा रहा है ना वो गलत है। जो ये कह रहा है ना भी ये कुछ हो जाएगा, नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होता। ये कबीरदास कहते हैं, कबीरदास एक झूला था, झूला। और कबीरदास की माँ जो है उसकी जो शादी से पहले ही जो है उसके बच्चा हो गया था, जो उसके बाद जो उसकी माँ उसे मिट्टी जो होते हैं ना वहां रख जाती है, उसके बाद जो झुलाए होते हैं ना जो मिट्टी लेने जाते हैं, वहां से उसको कबीरदास को उठाया जाता है, फिर बाद में वो भक्ति में आता है। मैंने तुम्हें जैसे पढ़ाया था, धर्म पढ़ाए थे, तब बताया था कबीरदास का। कबीरदास निर्गुण भगवान के थे, परंतु उन्होंने जो शिक्षा ली थी किससे ली थी? कबीरदास ने। बताओ रे, बताओ कबीरदास किस भगवान के अरदास करते थे? निर्गुण भगवान की करते थे। ये फोटोएं किसने बनाई? हमने बनाई। किसने बनाई? हमने बनाई। हमें पता ही नहीं है सरस्वती माँ ऐसी थी। इसमें और श्रृंगार कर दो, आगे और भी सुंदर लगेगी। सब हमने बनाई। तभी तो कहते हैं भी कबीरदास अपने उनके दोहे पढ़ के देखना कभी कबीरदास के, तो उन्होंने कहा है कि जो फोटोएं जो मूर्ति हम बना रहे हैं तो उसकी कैसे, उससे मेरे बच्चे मूर्ति की कोई जरूरी नहीं है कि ईंट पत्थर रख लो, उस वही
वही अगर तुम पूरी श्रद्धा से आराधना करते हो ना तो वही भगवान है। जरूरी नहीं हमें इस फोटो मंदिर के वहां, जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं मस्त। तुमने देखा होगा जैसे शिवरात्रि आती है हमारे, जैसे मतलब नॉर्मल भी आजकल तो बड़ा ट्रेंड है, दूध और जो है कोई चाय मांग ले आके हमसे, हम चाय नहीं पिला सकते परंतु वहां शिवलिंग पे दूध चढ़ा सकते हैं और वो खाली में नाली में आता है, कोई व्यवस्था नहीं है। तुम तो तुम्हारा माइंड काम करता है ना, तो तुम सोचा करो ऐसी चीजें। वहां फल चढ़ाया जाता है, वो फल चाहे किसी भिखारी को खिला जाओ, भगवान के वैसे ही मत्था टेकाओ, भगवान उससे आया करेगा। खाता है भगवान? नहीं खाता। परंतु कोई बीच में रास्ते में बच्चा ही मांग ले, हमारे खुद का बच्चा ही मांग ले, प्रसाद को टच भी कर ले, तो हम उसको मार देते हैं। तो मेरे बच्चे इन चीजों से घर वालों को समझाओ, इतना गुमराह मत हो, कहीं भी ना फिरो कुछ भी। ये सियाने तुम कहते हैं ना, सियाने सियाने ही होते हैं, वो तुमसे कहीं थोड़े से सियाने होते हैं और तुम बावले होते हो। बावले ही जाते हैं ना सियानों के पास, सियाने होते वो तो जाते नहीं। तो मेरे बच्चे ये कुछ नहीं होती, मैं ये नहीं कहती जैसे आप अगर तुम कहो भी भूत है, भूत होते, परंतु वो जो है मेरे बच्चे ये चीजें है ना नॉर्मल है। भक्ति करो, नाम रटो। कोई तुम्हें अगर मतलब किसी के घर में ये कोई दिक्कत आ रही है, मैं मतलब है ऐसी चीजों से प्रताड़ित होते हैं लोग, जादू टोना होता है, थोड़ी देर असर करता है। तुम्हारा हमारे घरों में कहा जाता है भी जिसका गढ़ मजबूत होता है उसके तो आता नहीं, और जिसका कमजोर होता है उसके चौराहे में टिप जाए तो भी कुछ लग जाता है। और मैं कभी भी देखती नहीं, मेरे को पता ही नहीं है चौरावा क्या है, कभी भी मैं नहीं। और कोई भी मेरे बच्चों को कोई धोख पूजा नहीं, नॉर्मल बस घर में जो होती है भाई, बाकी कोई नहीं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, नॉर्मल रहते। परंतु हाँ मैंने तुम्हें कहा भी चाहे मस्जिद हो, सिख गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, हमारा फर्ज है सर झुका लो, भगवान वास करते। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि हमारा चढ़ावे के प्रति हमारा रुझान होना चाहिए, हमारे में ऐसे होना चाहिए भी हम चीजें ये देंगे तभी कुछ भगवान करेगा। कुछ नहीं करता मेरे बच्चे। हमारी अगर घर में बुजुर्ग माँ है, बाप है, भाई बहन, मतलब किसी को कोई तकलीफ है, उनको हम चाय पिला दे, उनकी सेवा कर दे, वही सब कुछ है। भगवान वहां से खुश है। जो भी तुम कुछ करते हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, तभी भगवान को नाम लेते रहो। तुम्हारे जो तुम्हें प्रिय लगे, जो तुम्हें नाम सही लगे, भी हम ज्यादा मानते घर में, उसका नाम रखो। वो एक अवतार के रूप में आए हैं, हमारे जैसे ही हैं, अवतार आए हैं भगवान के। क्या आए हैं? अवतार आए हैं। वो अच्छे काम किए उन्होंने, तभी पूजा जाता है। जो शिव जी ने तुमने, मैंने कल तुम्हें बताया था, शायद कल ही बात हुई थी भी, शिव जी ने कभी तुमने देखा है वे ऐसे घूमते हुए, मस्ती करते हुए? नहीं देखा। वो पूरे दिन भक्ति में रहते हैं, उस भगवान से जुड़े होते हैं। तुमने जो हनुमान जी को देखा हो, हनुमान जी एक मिनट, एक पल के लिए राम राम नहीं छोड़ते, वो जो भी क्रिया करते हैं राम राम के साथ करते हैं। तुम क्यों ना करो? हनुमान जी के जो विचार है उनको फॉलो करो, ना कि स्वामणी चढ़ाओ। वो तो हम ही खाते हैं। वहां कोई अबसाला सर जाते हैं, वहां कोई हनुमान जी थोड़ी पैदा हुए नहीं हुए। वो हमारी थिंकिंग बना ली, हमने धारणा बना ली भी अबसाला सर जाएंगे। श्रद्धा रखो, विचार अच्छे रखो, सब कुछ सही होगा। राम राम करते रहो, स्वामणी घर चढ़ा देना, तुम्हारी वैसी मन्नत जहां वहां जाने से पूरी होगी, वह घर में पूरी हो जाएगी। श्रद्धा होनी चाहिए और नाम के प्रति होनी चाहिए, ना कि कुछ चढ़ावे के प्रति। और घूमो ना मेरे बच्चे तुम, क्योंकि युवा पीढ़ी हो तुम, जो है आने वाले भविष्य जो है फ्यूचर हो तुम। जब तुम भी घूम गए तो तुम्हारी जनरेशन घूम जाएगी पीछे वाली। तुमने जैसी धारणा बनाई वैसा ही सब कुछ होगा। तुम अपनी थिंकिंग सही रखो, सब कुछ सही होगा। घर में नहीं समझ रहे, धीरे धीरे समझाओगे, समझने लग जाएंगे। मेरे घर में, मेरे सामने भी बहुत ऐसी समस्या आती है। मेरे को कहा जाता है, अभी भी कहते हैं भी तू अभी तक जो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी क्योंकि तू सेवा नहीं करती। हाँ, तब नहीं लगी तू। तो मेरे बच्चे ये कुछ भी नहीं है, हमारे कर्मों का फल है। क्या पता मैंने पीछे कर्म कैसा किया हो, क्या पता भगवान ने कुछ और अच्छा चाहा हो। अगर मैं जॉब लग जाती तो तुम्हारे सामने नहीं होती, है ना, कहीं और सेट होते।
तो मेरे बच्चे टीचर भी तो चाहिए ना पढ़ाने का। और मैंने तुम्हें हर चीज बताती हूँ भी, कोई भी जैसे अभी चला है, अभी की बात तुम्हें बताती हूँ। अब तुम्हारे सामने मैसेज आ रहे हैं ना, गैस खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, आ रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया कर रही है भाई, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। गैस एजेंसी ने खुद कहा है सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग क्या कह रहे हैं, खत्म हो जाएगा। अब भाई जिनके पास अच्छा पैसा, अच्छी जान पहचान है, उन्होंने तो स्टॉक कर लिया। जो गरीब है बेचारा, टाइम की दिहाड़ी कमाता है, उसके पास है नहीं। सिलेंडर खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, लकड़ियां बहुत है, चूक लेंगे। हमारे गांव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पशु है, उपले ले आएंगे, हम तो पका के ही खाएंगे। बात तो शहर वालों की है। ये अफवाह है मेरे बच्चे, ये क्या है, अफवाह है, कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं। और तुमने कह रखा है ना भी पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, थोड़े भंडार बचे हैं, तो मेरे बच्चे उसके अलग से औजार खोजो। अब इलेक्ट्रिशियन जो आ गई, बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ गई, धीरे धीरे कुछ और आ जाएगा। अब एआई आ गया, रोबोट आ गया। अब ये कहेंगे, अब भारत के पास सबसे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा है, एक टाइम के बाद क्या होगी, हम बूढ़े होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे। और पीछे वाली जनरेशन आ रही है, वो एक एक दो दो बच्चे आ रहे हैं, जनरेशन खत्म हो जाएगी, वो कम रहेगी, अब हम ज्यादा है। तो ये मेरे बच्चे एक पीक लेवल होता है, कोई भी चीज का लगा लो, ये पीक लेवल होता है, इस पे भारत खड़ा है। मतलब यहाँ जो ये तभी सारे जो जितनी भी कंट्री हमारे देश की तरफ क्यों झुका रहे हैं, इसी के लिए, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन भर के है। जापान हमसे बच्चे जो है युवा क्यों मांग कर रहा है, वहां बूढ़े ज्यादा है, सेवा करो, पेंशन मिलेगी 1 लाख। पे ध्यान दिया है तो जापान की सब टेक्नोलॉजी, वो जापान की देन है। और तुम देखना कभी मेट्रो में जाओ, वहां खड़े होके भी इसको कैसे बनाया होगा, हम सोच नहीं सकते। मेट्रो में ना हम बदल नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम कभी कभी एग्जाम देने जाते हैं, तभी जाते हैं, और तभी पूछ पूछ के भैया ये किस साइड जाएगा। हमें ना तो वहां निशान लगे हैं, ऐसी व्यवस्था की है हमारे पास, स्पीड से तो निकलते हैं घर से, टाइम इतना ही होता है हमारे पास, घंटे 2 घंटे, वो अगर हम उनमें जाए तो मेरे बच्चे, तो हमारे पास टाइम की हमेशा अभाव रहा है। तो कभी कोई चीज जाओ ना, उसको अच्छे तरीके से देखो, वहां व्यवस्था क्या की गई, कभी देखना उसको ध्यान से, हमारे से एक पिलर ना बने। उनकी ऐसी टेक्निक जो हर 2 मिनट के बाद सर्विस देती है तुम्हें, और महसूस ही नहीं होता भी कौन सा स्टेशन आ गया, है ना, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो जापान की है मेरे बच्चे। जैसे चाइना इतना आगे क्यों निकल गया, चाइना में गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहते, चाइना में लोग क्या चाहते हैं, धंधा मिले। तुमने देखा होगा चाइनीज घड़ी इतनी सस्ती क्यों होती है, उनके हर घर में घड़ी बनती है, तब इतनी सस्ती होती है मेरे बच्चे। ये तो बाद में हमारे यहाँ आता ना, तभी चाइनीज सामान कुछ सस्ता मिलता है, टैक्स वगैरह लग के आता है यहाँ, वहां तो और भी सस्ता है, 2-2 रुपए 1-1 रुपए में वहां मिलता है सामान, क्योंकि वहां लोग काम पे फोकस करते हैं। कोई भी चीज लगा लो, तुम काम करना शुरू कर दो, उसका सही रेट रखो, मार्केट अपने आप चढ़ा देगी तुम्हें। अर्थव्यवस्था जो है हमारी सबसे बड़ी है, यूएसए चाहता तो हम तो कुछ भी नहीं है यूएसए के सामने, उसकी 27 ट्रिलियन डॉलर उसकी जो है इकोनॉमी है, हमारी तो कितनी है 3-4 ट्रिलियन डॉलर है। कहाँ 3-4 ट्रिलियन डॉलर, कहाँ 27, 9 गुना ज्यादा है उनकी, तो हम कुछ ही नहीं, वो हमारे से 9 गुना ज्यादा है। चाइना क्यों काम कर रहा है, चाइना की 9 ट्रिलियन डॉलर है चाइना की, वो हमारे सोचो हमारे से 3 गुना ज्यादा है चाइना, सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन पे, पहले पहला हुआ करता था। तो हमारे लोगों को काम करना होगा मेरे बच्चे, काम पे फोकस करो, कर्म करते रहो। तुम ना एक जब भी तुम्हें लगे भी घर में पैसे की तंगी है, तुम नहीं मतलब हो रहा, तो एक्स्ट्रा काम करो, बहुत सारा बिजनेस, हदास होके ना बैठो, ये ना हो भी जो भी है सब कुछ ये ना मिलेगी तो पता नहीं, कुछ नहीं होगा। उसने भेजा है तो वो खाने की व्यवस्था भी करेगा, परंतु हमें कुछ ये नहीं है भी हम फिर तो साधु ही बन जाए, अरे मोटे बन जाए, और मोटे बन जाएंगे मेरे बच्चे, इतना इजी नहीं होता जितने दिखाया जाता है। वो उनके कर्म होते हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा की है, उन्होंने उनको पाया है, तभी उनको हर चीज मिलती है, हमें इतनी जल्दी नहीं मिलता।
तुम काम करो, काम के साथ नाम जाप करो और एक्स्ट्रा काम करने की सोचा करो। पूरे दिन बैठे हो ना, तो ये ना पूरा सोशल मीडिया कोई खास नहीं है, रील मत देखा। अगर तुम्हें आंखें बचानी है, अपना स्वास्थ्य बचाना है और अपना कुछ करना है तो रील को छोड़ दो, बिल्कुल त्याग दो। एक दो दिन मुश्किल लगेगा, नहीं कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम कुछ खालसापन समझ में आया? ज्यादा ही आ गया मैडम। अब सुनो मेरे बच्चे, इसने गुरु गोविंद सिंह ने 5 कंकाल दिए थे। क्या दिए थे? कंकाल दिए थे। कंकाल, कंकाल कौन से थे मेरे बच्चे? अब तुम ना इसको कैसे याद करोगे, ये एग्जाम में आता है, इनमें से कौन सा था, कौन कौन से थे? सर से लग जाओ। सर में क्या होते हैं? बाल। तो इस उन्होंने क्या दिया? केस। फिर केस को सुलझाने के लिए क्या चाहिए? कंघी। फिर क्या दिया मेरे बच्चे? बताओ रे। किरपान रखते हैं मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा किरपान। उसके बाद मेरे बच्चे कच्छा। हैप्पी है। हिंदू धर्म में भी ऐसे डाल लेते हैं, वहां वैसे वो स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। उसके बाद आ जाओ मेरे बच्चे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर बंदा बहादुर जो है मेरे बच्चे, इन्होंने, क्योंकि ये किसके चेले थे? गुरु गोविंद सिंह के चेले थे, तो इन्हें कहा गया अभी गुरु आगे बनेगा ही नहीं, तो इन्होंने अपने जो है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग से सिख साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। सिख सिख राज्य या साम्राज्य में बच्चे, सिख राज्य की स्थापना कर दी थी। सिख साम्राज्य की उन्होंने स्थापना कर दी थी। उसके बाद है मेरे बच्चे इस बंदा बहादुर की जो है हत्या करवा देता है कौन? बताओ। कुछ बच्चों ने पढ़ सोलह, तुम बताओ। बंदा बहादुर जो है इसके बारे में दो ही बात एक ध्यान रखना है, उन्होंने सिख राज्य की स्थापना की। दूसरा मेरे बच्चे इसकी मृत्यु होती है 1716 में होती है। जिसकी हत्या कौन करवाता है बताओ? जिसने शाही फरमान जारी किया, जिसने अभी हम पढ़ के आए हैं, शाही फरमान जारी किसने किया? किस मुगल बादशाह ने किया? मैंने बताया तुम्हें। अरे 1713 से 19 तक कौन रहा? पुरुषियार रहा, लिख लो रे।
पुरुषयार। मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हो तुम। ये वह पुरुषयार है जो कब से शासन में आया है, मुगल गद्दी पे कब बैठा है ये? 13 से 1719 रहेगा। उसेद बंधु जो इनको लेके आए पुरुषयार को, तो उत्तर मुगल काल मैंने तुम्हें पहले करवा दिया ताकि वहां दिक्कत ना हो। तुम मेरे से पूछो ना भाई पुरुषयार कौन है, मैंने उत्तर मुगल काल सारे पढ़वाए थे तुम्हें भी। उसमें पहला पुरुषयार है ये। तभी वो सारी चीजें हम बना के आए ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। लिख लिया मेरे बच्चे? लिख लिया रे? उत्तर मुगल काल का तीसरा बादशाह था। पहला कौन था? बहादुर शाह प्रथम। सेकंड जहादार। थर्ड है पुरुषयार। और जिसको कौन लेके आए? सैयद बंधु लेके आए। सैयद बंधु कौन कौन से थे? रफीउल दर्जा था और है रफीउद्दीन दौला थे। दोनों ध्यान रखने हैं ये। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है तो जो है पंजाब साम्राज्य, इधर पंजाब है ना, ये पंजाब है ना, जो है मेरे बच्चे ये पंजाब 12 मिसलों में टूट जाता है। 12 मिसलों में टूट जाएगा। 12 मिसलों में टूट जाएगा। उत्तराखंड के बाद इसमें 12 मिसलों में टूट जाएगा पंजाब। किसके बाद? बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद। पहले ये पूछा जाता है जो सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली मिसल थी वो कौन सी थी? भंगी मिसल थी। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, सुकर चकिया मिसल है। सुकर चकिया मिसल है मेरे बच्चे, जिसका हम जिक्र करेंगे। सुकर है, अलग से पढ़ लेना मेरे बच्चे, चकिया दो नाम में तोड़ के पढ़ लेना। ये सुकर चकिया जो सुकर चकिया आधुनिक आधुनिक वो इससे हुआ है। सुकर है चकिया मिसल से हुआ है। और जो हम पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह, वो इसी मिसल के क्या थे? इस मिसल से उनका संबंध था मेरे बच्चे। रणजीत सिंह, इसके बारे में कॉमन बातें हैं वो लिख लो, इसका जन्म वगैरह लिख लेते हैं, इसके पिताजी का नाम, ये तो कॉमन फैक्टर है, लिखो। इनके जो पिताजी थे वो इस सुकर चकिया के प्रमुख हुआ करते थे।
अब लिखो मेरे बच्चे, इतना ही ध्यान रखना है, इसमें संधियां पढ़ेंगे, अमृतसर की संधि है जो 1809 में होती है, वो सारी संधियां इकट्ठी करेंगे, इतनी बातें ध्यान रखनी है। जो महाराजा रणजीत सिंह था, इनका शासन पीरियड रहा मेरे बच्चे, इन्होंने शासन कब से लेके कब से किया, तो इन्होंने 1792 से 1839 तक, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाएगी, 1792 से 1839 तक। लिख ले मेरे बच्चे। अब सुनो, राजा रणजीत सिंह ने, जो मेरे बच्चे इन्होंने जो है उसकी जो शुक्र चकिया जो है मिसल है, इसकी प्रधानता कब स्वीकार की, 12 बरस की उम्र में। तो राजा रणजीत सिंह 12 बरस की उम्र में जो है कब मेरे बच्चे 1792 में करता है। 1792 में रणजीत सिंह ने शुक्र चकिया की राजा रणजीत सिंह ने मेरे बच्चे सभी मिसलों को मिसलों का है, 12 मिसलों में 2 मिसलें ध्यान रखनी है। भी राजा रणजीत सिंह वो किस मिसल से थे, और सबसे शक्तिशाली मिसल कौन सी थी, भंगी मिसल थी। बस 2 मिसलें ध्यान रखनी। मैंने तुम्हें कोहिनूर हीरा पढ़ाया ना। अब बताओ पहले कोहिनूर हीरे का मेरे बच्चे, ये चीजें यहाँ लिंक जोड़ी जाती है, तभी तुम पढ़ पाओगे। 1739 में लिख लो, जिन बच्चों ने नहीं लिख रखा वो लिख लोगे। बार बार वही चीजें रिपीट करना भी एक गलत होता है। बच्चे ये कहते हैं बार बार मैडम तो वही चीजें दोहराती रहती है, तो परंतु तुम्हें याद ही नहीं है तो दोहराना पड़ता है मेरे बच्चे। 1739 में करनाल की तीसरी लड़ाई हुई मेरे बच्चे। 1739 में करनाल की थर्ड लड़ाई, तो इससे पहले 2 हुई है, एक 1191 में हुई है, एक 1192 में हुई है। तराइन के क्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी तीसरी है मेरे बच्चे। 2 पूछे तो एक 1191 में हुई है, 1192 में। तराइन वाला क्षेत्र जो वर्तमान में करनाल कहलाता है, ये किसके बीच में हुई थी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह
रंगीला, जो रंगीला ही था तुम्हारे जैसा ही, है ना। और ये नादिर शाह है मेरे बच्चे, यहाँ 57 दिन रुकता है हमारी दिल्ली में, पूरा मारकाट मचाता है। और नादिर ये मोहम्मद शाह रंगीला कहता है भाई तेरे को जो लेके जाना है वो तू ले जा और पीछा छोड़ दे मेरा। तो नादिर शाह अपने साथ जो चीजें लेके जाता है, एक मयूर शासन, मयूर शासन, और दूसरा कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ है? गोलकुंडा खान से। कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गोलकुंडा खाने जो कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है मेरे बच्चे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोहिनूर हीरा वापिस आ जाता है मेरे बच्चे। लेके कौन गया? नादिर शाह। वापिस कौन लेके आएगा? अफगान से एक व्यक्ति आएगा, शाह सूजा। देखो कहां गया? रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह को देगा मेरे बच्चे कोहिनूर हीरा। कोहिनूर है हीरा, और देगा कौन है? एक अफगान का व्यक्ति है, शाह सूजा। तो तुमसे पूछ सकता है भी जो है बात जो रणजीत को देने वाला कौन था? शाह। उसने कोहिनूर हीरा जो है राजा रणजीत सिंह को दे दिया। अब ये कोहिनूर हीरा मराठा जब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। हाँ, मैट कोप है, ये अंग्रेज अधिकारी है मेरे बच्चे। रणजीत सिंह और इनके बीच में संधि हुई है। सुन लो संधि क्या हुई है। ये मेरे बच्चे सतलुज नदी है, सतलुज है नदी। सतलुज नदी के एक साइड तो मेरे बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक साइड जो है पंजाब के राजा रणजीत सिंह है। उनके बीच में अमृतसर की संधि होती है। इस संधि में ये बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है भी इस नदी को तुम पार नहीं करोगे, इधर तुम नहीं बढ़ोगे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। और राजा रणजीत सिंह कहता है भी तुम इस नदी को इस तरफ जो पंजाब की तरफ है नहीं बढ़ोगे। फिर राजा रणजीत सिंह की ये संधि किनके बीच में हुई है? राजा रणजीत सिंह। आगे राजा रणजीत सिंह की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी 39 में। उसके बाद दलीप सिंह आएगा, उसके बाद ये वापिस जो अंग्रेज बढ़ जाएंगे और वहां हम पढ़ेंगे सिख आंगल युद्ध पढ़ेंगे। क्लियर मेरे बच्चे? मेरे क्लियर है? अब बता दो मेरे बच्चे सतलुज नदी पे कौन सा बांध बना? सतलुज नदी पे एक बांध बना ना,
हाँ जी, भाखड़ा बांध मेरे बच्चे, भाखड़ा बांध के निर्माता किसे बोला जाता है? सर है छोटू राम को बोला जाता है। सर छोटू राम का बचपन का नाम क्या था? बताओ रे, सर छोटू राम का बचपन का नाम क्या था? हरियाणा जीके में पढ़ा होगा, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सर छोटू राम नगर है, अब कौन से जो है गांव का नाम बदल कर किया गया? गढ़ी सांपला। सर छोटू राम का संबंध कहां से था? रोहतक से था। कहां से था? रोहतक में। रोहतक में एक गांव पड़ता है गढ़ी सांपला। दोनों गांव अलग अलग है मेरे बच्चे, गढ़ी अलग है, सांपला अलग है। गढ़ी का नाम बदला गया है। सर है छोटू राम नगर किया गया है। वही सबसे बड़ी प्रतिमा, छोटू राम की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, वो गढ़ी में लगाई गई है। अगर पूछ ले भी सर छोटू राम नगर जो जिसका नाम बदला गया वो गढ़ी का नाम बदला गया, वहां ही उसकी सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? चलो आगे लिखो मेरे बच्चे। इन्होंने अपनी 2 राजधानी बनाई। जो उन्होंने जीता कौन सा? लाहौर है गया अमृतसर, तो लाहौर को उन्होंने राजधानी बनाया अपने। किसने मेरे बच्चे? तो ये राजधानी जो थी मेरे बच्चे उसकी राजनीतिक राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? लाहौर है राजनीतिक राजधानी थी। लिखो और उनकी अमृतसर मेरे बच्चे राजधानी, ये सांस्कृतिक राजधानी थी। राजधानी थी। संधि दोनों मैंने बता दी, एक 1799 में हुई है, एक 1809 में हुई है मेरे बच्चे। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? एक लाइन, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे बच्चे। एक है, एक फ्रांसीसी का वेक्टर था, फ्रांसीसी वेक्टर जैक्सा नाम का एक व्यक्ति है मेरे बच्चे, क्योंकि इनके नाम थोड़े अटपटे हैं। इन्होंने फ्रांसीसी वेक्टर जैक्सा ने रणजीत सिंह को नेपोलियन कहा है। रणजीत सिंह को नेपोलियन का, रणजीत सिंह को क्या कहा है? नेपोलियन का है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ जी, भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिख लो इसकी जगह, क्या एक लाइन साथ में और लिख लेना। फिर रणजीत सिंह को नेपोलियन कहने वाले कौन थे? फ्रांसीसी वेक्टर जैक्सा थे। कौन? दोबारा पूछो। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिख लो, ये लो मैं लिख, भारत के नेपोलियन। वहां क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा पंजाब का नेपोलियन, सुन लो रे, ये बातें नहीं हुई, ये नहीं पूछेगा पंजाब का नेपोलियन मेरे बच्चे। नेपोलियन कहने वाला रणजीत सिंह को नेपोलियन किसने कहा है? यहां लिख लो, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त मेरे बच्चे, इसे कवि राज भी कहा जाता है, कवि राज भी कहा जाता है, इसे वीणा वादक भी कहा जाता है, वीणा
वादक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, वीणा वादक भी कहा जाता है। कर नहीं आए ना, चलो हम पढ़ लेते हैं भी। अब हम पढ़ेंगे सिख अंगल युद्ध पढ़ेंगे। क्योंकि राजा रणजीत सिंह से क्वेश्चन उठाता है मेरे बच्चे, तो ये क्वेश्चन है, पूछता है। मृत्यु रणजीत सिंह की तो मैंने वहां बताई दी थी तुम्हें, मृत्यु लिख लो, मृत्यु कब हुई थी? 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है दलीप सिंह मेरे बच्चे। राजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी आता है दलीप सिंह। दलीप सिंह के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा ही पढ़ेंगे सिख आंगल है युद्ध पढ़ेंगे। देखो मेरे बच्चे, सिख आंगल युद्ध। जैसे हमने मैसूर आंगल युद्ध किया वैसे ही सिख आंगल युद्ध है मेरे बच्चे। मैसूर आंगल युद्ध किए वो हमने कितने किए थे विकास, कितने किए थे बता? कमाल है, मैं यहाँ रिकॉर्ड ऐसे ही कर रही हूँ, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। बाकी भी आवाज नहीं आई, पीछे भी उसको पता ही नहीं मैं पूछ क्या रही। पहले तो आगे आ जा, आगे आ जा मेरे बच्चे। अरे वो पुराने पापी है, तू नया है, आगे आ जा। वो पुराने हो चुके हैं, वो तो ऐसे टाइम पास के लिए बैठे पीछे, तेरे को पीछे नहीं बैठना। साहिल को पढ़ना थोड़ी है, इसको तो टाइम पास करना है। हाँ वहां बैठ जा, अब सही हो तुम, उसको दुखी कर दिया। आगे आ जा मेरे बच्चे, नहीं खाती मैं तेरे को, मैं रोटी लेके आई हूं। अब सुनो रे मेरे बच्चे, सच में तुम्हें यहां तक इसलिए इतना मैंने जो भूमका ना, वहां से क्वेश्चन आए ना आए, यहां से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। जैसे मैंने सिख जो मैसूर आंगल युद्ध करवाया तब मैंने बताया मेरे बच्चे ये तुम्हें याद रखना है। इनके बीच में युद्ध याद ना रखो तुम, सन याद ना रखना, परंतु इनके बीच में संधियां याद रख लेना भी कौन कौन सी संधियां हुई थी। ठीक है, तो यहां जो है ये सिख आंगल युद्ध हुए हैं मेरे बच्चे, ये दो हुए हैं। मैसूर वाले तो तुमने बता ही दिया। अब मेरे बच्चे इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी मैं तुम्हें सारा रिपीट कराऊं। ये दो हुए, लिख लो। प्रथम मेरे बच्चे, प्रथम सिख आंगल युद्ध 1845 से 40 में हुआ। प्रथम सिख आंगल युद्ध ये हुआ कब है मेरे बच्चे? 1845-46 में हुआ है। जो अंग्रेज, जो मेरे बच्चे किन किन के बीच में, एक तरफ सिख थे एक तरफ है, ये आंगल है मेरे बच्चे अंग्रेज है, ये ध्यान रखना हमेशा, आंगल को याद रखना मेरे बच्चे, अंग्रेज है ये आंगल है, क्या है मेरे बच्चे? अंग्रेज है। ये ए लगा लेना भाई रे, मैंने आ लगा दिया। अंग्रेज है मेरे बच्चे, अंग्रेज है। और सिख जो सिख मेरे बच्चे जो हम पढ़ेंगे राजा रणजीत सिंह की, तो क्या होगी है ये युद्ध कब हो रहा है? 45 में हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारा कॉमन सेंस काम करना चाहिए। यहां से वो ऑप्शन में देगा ना, प्रथम युद्ध जो है सिखों की तरफ कौन लड़ रहा था? राजा रणजीत सिंह ऑप्शन में होगा, तुम्हें पता होना चाहिए। 39 में उसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो 45 में देखो मेरे बच्चे, अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो लॉर्ड है हॉर्किंग कर रहा था। लिखो, लॉर्ड है हॉर्किंग कर। और जो है सिखों की तरफ से जो कर रहा था वो दलीप सिंह कर रहा था, राजा दलीप सिंह मेरे बच्चे,
दलीप सिंह। राजा दलीप सिंह मेरे बच्चे छोटा है, उम्र बहुत छोटी है और अंग्रेज बहुत चालाक है। ये युद्ध जो है कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। कौन जीत जाएंगे? अंग्रेज जीत जाएंगे। इनके बीच में दो संधियां होती है, लिखो रे। लाहौर की संधि होती है। इस युद्ध में दो संधियां होगी मेरे बच्चे, एक लाहौर की संधि होगी। ये पूछेगा, ये संधि तुम्हें सन जो पूरा लिखना है मेरे बच्चे, ये संधि होगी 1800। अब सुनो, संधि कब होगी? जब युद्ध समाप्त होगा, 1846 में होगी। लिखो, प्रॉपर तारीख लिख लो, 9 मार्च को 1846 में ये संधि होगी मेरे बच्चे, 1846 में ये संधि होगी। तुम्हें ये तारीख याद रखनी होगी मेरे बच्चे, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। संधि तो प्रॉपर डेट पूछेगा तो पूछेगा ही, ये नहीं है इसमें हम कोई चेंज कर सकते हैं। फिर मेरे बच्चे, इस संधि से अंग्रेज सहमत नहीं हुए, किनके बीच में होगी? ये राजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में होगी। राजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में होगी। अंग्रेज इस संधि से खुश नहीं हुए, फिर वो संधि दोबारा करवाते हैं मेरे बच्चे। 1846 में वो संधि दोबारा करवाते हैं, भारोबेल की संधि, भैरोबेल की संधि ये कब करवाते हैं? दोबारा करवाते हैं मेरे बच्चे 46 में। संधि में क्या होता है बताओ रे? संधि क्या होती है? एक समझौता किया जाता है मेरे बच्चे। अंग्रेज जीत गए थे, दलीप सिंह को कहा तू नामात्र का है, सब कुछ हमारा है, हम करेंगे। उस संधि में कौन जीते? अंग्रेज जीते। जो जीतता है उसका पलड़ा भारी होता है। दलीप सिंह को कहा बस तू बैठा रह गद्दी पे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके बाद फिर भी मेरे बच्चे दूसरी संधि होती है, लिखो, द्वितीय सिकांगल, दूसरा युद्ध होता है। बैठता कौन है मेरे बच्चे? शांत तो कोई नहीं बैठता, उसके आस पड़ोस वाले बैठने नहीं देते। तो दूसरा द्वितीय सिख आंगल युद्ध मेरे बच्चे, द्वितीय सिख आंगल युद्ध हुआ, देखो 48-49 में, 1848 है 49 में हुआ था। इनके बीच में हो रहा है। सिखों की तरफ कौन है? वही दलीप सिंह, और अंग्रेजों की तरफ अंग्रेज है मेरे बच्चे, अंग्रेज। अब सुनो, यहां से खास बात क्या होगी इसमें, इसके थ्रू 3 जो संधियां होगी वो लिख लो, 3 संधियां होगी। सिर्फ तुम्हें यहाँ द्वितीय आंगल युद्ध, द्वितीय सिख जो आंगल युद्ध ध्यान रखना है, जो कब हुआ? 1848 है 49 में हुआ। और जो इसमें संधियां होगी वो लिखो, 3 संधियां होंगी मेरे बच्चे, 3 है संधियां होंगी, लिखो उसके नाम लिखो। पहले लिखो मेरे बच्चे, रामनगर का युद्ध जो 1848 में होगा, रामनगर का, इसे रामनगर की संधि भी कहा जाता है, कई बुक्स में तुम्हें संधि देगा। ये 1848 में होगा। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो मेरे बच्चे, चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, बातें नहीं भी, बातें नहीं, 1849 लिख दिया क्या? 48 में। उसके बाद लिखो, तीसरा लिखो मेरे बच्चे, लास्ट जो अंतिम है, गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध, हाँ जी, चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला नहीं है मेरे बच्चे, चिलियावाला है। देखो ये लिख लो मेरे बच्चे, ये तो मेरे बच्चे बुक्स में जैसे लिखा वैसे तुम्हें पढ़ना होगा, ये नहीं है मैं इसमें कोई चेंज कर सकती, जैसे बुक्स में लिखा है वही लिखना होगा। लिखो लिखो, इसके बारे में खास बात बतानी है, ये तो तुम्हें रट्टा ही मारना है, रट्टे ही मारने हैं इनके तो।
इनके सन और इनके जो है युद्ध, इसमें कौन से द्वितीय सिक-आंगल युद्ध में ये 3 हुए थे उनके बीच में। जो कब हुआ मेरे बच्चे? द्वितीय सिक-आंगल कब हुआ? सन पूछेगा 1848 से 49 में हुआ। पहला कब हुआ? 46 से कब हुआ? 45 से 46 हुआ मेरे बच्चे। कब हुआ? 45 से 46 में हुआ। अब इसमें मेरे बच्चे दलीप सिंह को क्या बना लेंगे? अंग्रेज बंदी बना लेंगे। दलीप सिंह को अंग्रेज बंदी बना लेंगे मेरे बच्चे और इसे इंग्लैंड भेज देंगे। इंग्लैंड भेज देंगे पढ़ने के लिए। यहाँ युद्ध लड़ रहा है मैडम, यहाँ पढ़ाई की बात हो रही है। छोटा था मेरे बच्चे बिल्कुल, तो उसको क्या कहेंगे? भी तू इंग्लैंड चला जा, पढ़ ले, तेरे काम लड़ाई झगड़े का नहीं है, पढ़ने का है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो तुम्हें सिक-आंगल रणजीत सिंह के बारे में मेन जो कौन सी मिसल का था, राजा रणजीत सिंह था, वो कौन सी मिसल से था? किसका प्रधान था? शुक्र है चकिया मिसल का जो है कौन जो प्रधान था? राजा रणजीत सिंह महाराजा। राजा रणजीत सिंह ने 2 संधि कराई मेरे बच्चे। एक जो है उसमें अमृतसर की संधि बहुत पूछा जाता है, 1809 में हुई। कब हुई? 1809 में अमृतसर की संधि हुई। क्यों हुई? इसका रीजन मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि सुन लो उससे क्लियर हो जाएगा। ये रहा सतलुज नदी पड़ती है मेरे बच्चे। एक साइड जो है दिल्ली वाली साइड जो है ये मुगल काल, उत्तर मुगल काल था, वो कमजोर पड़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पहुंच गई थी। और इधर जो है मेरे बच्चे इस सतलुज नदी के इधर क्या पड़ता है? पंजाब पड़ता है, जहां का राजा कौन है? रणजीत सिंह। कहते हैं उस टाइम जो है राजा रणजीत सिंह के टाइम में 2 ही सबसे महान, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शक्तिशाली थी और दूसरा जो था वो सेकंड नंबर पे जो कोई ताकतवर था वो राजा रणजीत सिंह था। बाकी पूरे भारत में कोई ऐसा ताकतवर नहीं था। पहले पे कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरे पे कौन था? राजा रणजीत सिंह। तो राजा रणजीत सिंह जो है और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है भी इस सतलुज नदी से इधर तुम नहीं बढ़ोगे। राजा रणजीत सिंह कहता है, राजा रणजीत सिंह है और ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है भी इससे इधर आगे तुम नहीं बढ़ोगे, पंजाब का अपना विस्तार तुम नहीं करोगे। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी से कहता है आगे तुम अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करोगे। तो वहां जो है सतलुज नदी को लेकर अमृतसर की संधि होती है, जो कब होती है? 1809 में होती है। तुम्हें ध्यान रखना है सिक-आंगल युद्ध दोनों कब कब हुए? एक 45-46 में हुआ, दूसरा 48-49 में हुआ। बस इसमें 4-5 बातें तुम्हें याद करने के लायक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैसूर के चारों पढ़ते हैं। उसके बाद हम कल करेंगे वो मराठे करेंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा वो मराठे रहेगा। ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चे।